हाँ तो प्यारे साथियों, कल हमने पार्ट सेकंड में बात की थी पल्लव राजवंश के बारे में, है ना। और इसी आगे हम बात करेंगे यहाँ पार्ट थर्ड के बारे में, ठीक है। और पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे सबसे पहले चोल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। चोल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। ये हमारा चोल साम्राज्य है, ठीक है। हमारा पार्ट थर्ड है और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। देखो, चोल साम्राज्य जो था, इसका जब उदय हुआ चोल साम्राज्य का, तो कब हुआ था? इसका जो उदय हुआ था वो 9वीं शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9वीं शताब्दी में जो है हमारे चोल साम्राज्य का, चोल वंश का उदय हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ? जो चोल साम्राज्य था, इसकी स्थापना की बात करें, चोल साम्राज्य की स्थापना की बात करें, जो कि स्थापना हुई थी चोल साम्राज्य की, वो किसने की थी? वो विजयालय ने की थी। किसने? विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और विजयालय का जो शासन समय रहा था वो 850 ईस्वी से लेकर के और 887 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, शासन समय इसका रहा। और इसी ने विजयालय जो था, विजयालय ने क्या किया? जो तंजौर है या जो तंजावुर है उस पर अधिकार कर लिया। और इसने किस पर अधिकार किया? तंजौर पर, ठीक है। विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया और अधिकार जब किया, अधिकार करने के बाद में, तंजौर को जीतने के बाद में इसने एक उपाधि धारण की और वो उपाधि काय की थी? इसने जो उपाधि धारण की थी तंजौर को जीतने के बाद में विजयालय ने, वो उपाधि थी नरकेसरी की। कौन सी थी? नरकेसरी उपाधि, ठीक है। नरकेसरी, नरकेसरी की उपाधि इसने तंजौर को जीतने के बाद में धारण कर ली। हालांकि देखोगे इसने और भी उपाधियां धारण की। जब इसने विजयालय ने, जब इनको पल्लव राजवंशों को, जो पल्लव राजवंश के जो शासक हुआ करते थे, यानी कि पल्लवों को जब इसने हराया, जो पल्लव लोग थे, जो पल्लव शासक थे, उनको जब हराया, पल्लवों को जब हराया था किसने? विजयालय ने। और हराने के बाद में ध्यान रखिएगा, उसने आदित्य जो था, कौन? आदित्य, एक शासक था इसी वंश का, चोल साम्राज्य का, उस आदित्य ने उपाधि धारण की कोदंडराम की। काय की उपाधि धारण की? कोदंडराम की, ठीक है। वो इसी वंश का शासक हुआ करता था और उसने उपाधि धारण की कोदंडराम की, ठीक है। कोदंडराम की। किसने? आदित्य ने, जो कि चोल साम्राज्य का शासक हुआ करता था। हालांकि द्रविड़ देश में देखोगे जो चोल थे, है ना, द्रविड़ देश में देखोगे जो चोल शासक थे, उन्होंने अधिकार की जो स्थापना की, जो आधिपत्य की स्थापना की, वास्तव रूप में देखोगे जो परांतक प्रथम था उसके समय में हुई। किसके? द्रविड़ देश में किसके समय में हुई? जो हमारा द्रविड़ देश था, और उस द्रविड़ देश में जो वास्तविक स्थापना हुई सत्ता की, चोल अधिकार की, चोल आधिपत्य की, वो हुई थी परांतक प्रथम के शासनकाल में। किसके समय? परांतक प्रथम के समय में, ठीक है। और इसका जो शासन समय था वो 907 ईस्वी से लेकर के 953 ईस्वी तक का था, ठीक है। 907 ईस्वी से लेकर के 953 ईस्वी तक। और इसने क्या किया? परांतक प्रथम ने, जो मदुरा है, मदुरा में पहले पांड्य निवास किया करते थे, पांड्य राजा रहा करते थे, और पांड्य राजाओं को हराया और मदुरा कोंड की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, इसने जो मदुरा के शासक थे, जो मदुरा के शासक थे, उनको इसने हराया। किसने? परांतक प्रथम ने। और हराने के बाद में उसके उपलक्ष्य में इसने उपाधि धारण की। किसने? परांतक प्रथम ने, ठीक है। उपाधि काय की धारण की? मदुरै कोंड की, ठीक है। मदुरै कोंड की, मदुरै कोंड, ये हमारे परांतक प्रथम की उपाधि थी, ठीक है। जब 915 ईसा समय आया, 915 ईस्वी का समय आया, 915 ईस्वी के समय में देखोगे तो परांतक जो था उसने, वेल्लूर का जब युद्ध हुआ उसमें पांड्य हुआ करते थे। वेल्लूर के युद्ध में पांड्य और श्रीलंका की ओर से देखोगे तो संयुक्त सेना थी, उसको बहुत अच्छी तरीके से इसने हराया। जो वेल्लूर का युद्ध हुआ उसमें पांड्य थे और श्रीलंका की सेना थी, जिसमें कि श्रीलंका की जो सेना थी वो हार गई थी। 915 ईस्वी में वेल्लूर का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, वेल्लूर का युद्ध। और जो वेल्लूर का युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हुआ था पांड्य और जो श्रीलंका था,
ठीक है, श्रीलंका की पूरी सेना थी, इनके बीच में हुआ। ठीक है, और हराया किसने था? हराया था हमारे परांतक प्रथम ने। इन दोनों की संयुक्त सेना को, पांड्यों की सेना को और श्रीलंका की सेना को हमारे परांतक प्रथम ने हराया था। वहीं 949 ईस्वी की बात करें, जब 949 ईस्वी का समय था, राष्ट्रकूट राजा हुआ करता था कृष्ण तृतीय। कौन था? राष्ट्रकूट राजा, एक राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था। मैंने जैसा नाम बताया अभी आप लोगों को, कृष्ण तृतीय। ठीक है, कृष्ण तृतीय। और जो कृष्ण तृतीय था, उसने क्या किया? जो पश्चिमी गंग थे, पश्चिम के जो गंग थे, उनकी सहायता ली और चोलों पर आक्रमण कर दिया। चोलों पर आक्रमण कर दिया और जो तक्कोलम का युद्ध था, उसमें चोल जो है वो हार गए। इसमें ध्यान रखना, 949 ईस्वी में क्या हुआ? तक्कोलम का युद्ध हुआ। तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ? चोल शासकों के बीच में हुआ और जो मैंने बताया पश्चिमी के गंग थे, उनके बीच में हुआ। यानी कि यहाँ पे संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना, संयुक्त सेना किस किस की थी? राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंग। ठीक है, पश्चिमी गंग, इन दोनों की संयुक्त सेना थी। और किसके बीच में हुआ? ये ध्यान रखना, ये हुआ था हमारे चोल साम्राज्य के लोगों के, चोल साम्राज्य के साथ में हुआ, जिसमें कि चोल साम्राज्य जो है वो हार गया था। ठीक है, ये हार गया था चोल साम्राज्य। हालांकि यहां बात करें राज की बात करें, ठीक है, राज की बात करें, जो राज था, राज ने क्या किया? उसका समय था 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक का। इसका शासन समय था 985 से लेकर के 1014 ईस्वी का। और इस राज ने क्या किया? श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। इसने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और उस समय वहां का शासक हुआ करता था, श्रीलंका का शासक हुआ करता था महिंद पंचम या महेंद्र पंचम। श्रीलंका का शासक कौन था? महेंद्र पंचम। ठीक है, महेंद्र पंचम हुआ करता था और ये युद्ध में हार गया। युद्ध में महेंद्र पंचम जो था हार गया। ठीक है, हालांकि जो राज था, उसने श्रीलंका के जो उत्तरी भाग थे उन पर अधिकार भी कर लिया। और एक जो चोल साम्राज्य था, उसका चोल साम्राज्य में ही उसने एक नया प्रांत बना लिया उसको। और जो नया साम्राज्य बनाया, उस साम्राज्य को उसने नाम क्या दिया? उसको नाम दिया मुम्डी चोल मंडलम। क्या नाम दिया? मुम्डी चोल मंडलम। ठीक है, उस प्रांत को जीतने के बाद में उसने अपने चोल साम्राज्य में मिला लिया और मुम्डी चोल मंडलम के नाम से उसको प्रख्यात कर दिया। और जो राज था, उसने अनुराधापुर में, देखोगे अनुराधापुर के स्थान पर जो है पोलन रुआ को अपनी राजधानी बना लिया। पहले राजा की जो राजधानी हुआ करती थी, राज की, वो कौन सी हुआ करती थी? अनुराधापुर। ध्यान रखिएगा, अनुराधापुर राजधानी हुआ करती थी, ये राजधानी थी। ठीक है, और बाद में इस राजधानी को इसने स्थानांतरित कर दिया। इस राजधानी को स्थानांतरित कर दिया और स्थानांतरित करके कहाँ रख दिया इसको? मैंने बताया आप लोगों को, पोलन रुआ में रख दिया। कहाँ पर? पोलन रुआ। इसने अपनी राजधानी पोलन रुआ को बना लिया और इसका नाम, जो पोलन रुआ था, राजधानी बनाने के बाद में इसका भी नाम चेंज कर दिया। इसका नाम रख दिया जयनाथ मंडलम। इसका नाम रख दिया राजधानी का जयनाथ मंडलम। जयनाथ मंडलम। और जो राज था, इसी ने, इसकी जो यशस्वी विजय थी, उनका समापन जब हुआ, तो जब समापन हुआ तो मालदीव जो है, मालदीव द्वीप, उस समूह की जब विजय प्राप्त की इसने, है ना, विजय प्राप्त करने के बाद में ये विजय उसकी जो थी वो नौसेना की उपलब्धि थी। उसने नौसेना की उपलब्धि से विजय हासिल की थी। कौन सी? मालदीव द्वीप समूह की विजय जो थी, इसने नेवी की सहायता से, नौसेना की सहायता से उपलब्धि हासिल की थी उस युद्ध में। हालांकि तंजौर में देखोगे तो इसने एक बृहदेश्वर का, राजेश्वर का मंदिर भी बनवाया है, जो कि राजेश्वर का जो मंदिर है वो शिव मंदिर है। ठीक है, और हालांकि इसने मंदिरों का जो निर्माण करवाया, उनको भी लिख लीजिएगा। इसने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। एक तो इसका मंदिर था तंजौर में इसका एक मंदिर था, और तंजौर में जो था उसका नाम था बृहदेश्वर। और
बृहदेश्वर को ही हम लोग जहाँ तक के राज राजेश्वर मंदिर बोलते हैं। ठीक है, राज राजेश्वर ये भी मंदिर था। और राज राजेश्वर मंदिर को हम लोग काय के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर के नाम से। ठीक है, शिव मंदिर के नाम से। यानी कि देखोगे जो शिव मंदिर था, जो बृहदेश्वर मंदिर था, जिसकी स्थापना की, इसके स्थापत्य की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्मारकों में आता है ये। हालांकि उसने श्री विजय के जो शैलेंद्र शासक थे, श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन, यहाँ लिख लीजिए इसको भी, जो हमारे श्री विजय के शासक हुआ करते थे एक, और जो श्री विजय के शासक थे, शैलेंद्र शासक, शैलेंद्र शासक जो थे उनका नाम था श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन। क्या नाम था? श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन। ठीक है, जो श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन थे, इनको नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति थी। इनको जो है एक अनुमति दी, एक परमिशन दी, काय के लिए? मैंने बताया जैसे कि अभी नागपट्टनम में जो है इनको क्या बनवाना था, एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए इसने अनुमति दी कि बौद्ध विहार का एक निर्माण करवाएं, कहाँ पर? नागपट्टनम में। ठीक है, और राजराज जो था प्रथम, इसकी मृत्यु जब हुई, इसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम, इसका पुत्र था, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र था और उसका नाम था पुत्र का राजेंद्र प्रथम। जो राजेंद्र प्रथम था, अब उसने अपने हाथों में सत्ता ले ली और उसने शासन किया 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक। राजेंद्र प्रथम ने, इसके पुत्र ने, है ना। और जब इसके राजेंद्र प्रथम का जो शासनकाल का जो 5वां वर्ष था, यानी कि 1017 का समय था। हालांकि देखोगे 1017 में इसने क्या किया, पूरे लंका को इसने विजित किया, पूरे लंका को विजित किया। और वहाँ के शासक थे महेंद्र पंचम, जिन मैंने बताया था, उनको बंदी बना करके चोल राज्य भेज दिया, और जहाँ 12 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना, जो महेंद्र पंचम थे श्रीलंका के शासक, उनको 12 वर्षों के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनको चोल साम्राज्य में बंदी बना करके रखा गया था। हालांकि उत्तर में बात की जाए तो उसने बंगाल के पाल शासक हुआ करते थे महिपाल, उनको भी हराया। पाल शासक हुआ करते थे महिपाल, उनको भी इसने हराया। और गंगा घाटी के अभियान की सफलता जब पाई तो राजेंद्र ने जो है गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण कर ली। जब इसने कौन से क्षेत्र को जीता, इसने, मैंने बताया, गंगा घाटी का जो अभियान चलाया था उसमें इसने सफलता पा ली, तो इस राजेंद्र प्रथम ने गंगा कोंड चोल की उपाधि धारण कर ली। कौन सी? गंगा कोंड चोल की इसने उपाधि धारण कर ली। ठीक है ना। और इसके बाद में देखोगे इसने फिर अपनी नई राजधानी की स्थापना की, और वो नई राजधानी कौन सी थी? गंगा कोंड चोलपुरम। इसने नई राजधानी भी बना लिया अपना, और राजधानी का नाम क्या था? गंगा कोंड चोलपुरम। ठीक है, गंगा कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बना लिया। अब यहां क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। अब इसने राजधानी तो बना ली, हालांकि नई राजधानी थी इसकी, और नई राजधानी जो थी गंगा कोंड चोलपुरम, उसके पास में सिंचाई के लिए इसने चोल गंगम नाम का एक बड़ा तालाब बनवाया। इसने अपनी राजधानी, यानी कि नई राजधानी के पास में, नई राजधानी के निकट इसने एक विशाल कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं, विशाल तालाब का निर्माण करवाया। विशाल तालाब का निर्माण करवाया, और उस तालाब का नाम क्या रखा इसने? चोल गंगम। चोल गंगम। और चोल गंगम जो था ये सिंचाई के लिए हुआ करता था। हालांकि राजेंद्र की देखोगे सबसे महत्वपूर्ण विजय जो थी वो 1035 ईस्वी की थी, जो कि कडारम के जो श्री विजय साम्राज्य था उसके विरुद्ध उसने हासिल की थी उपलब्धि, वहां विजय प्राप्त की थी। क्योंकि कडारम के जो श्री विजय नरेश थे, संग्राम कुलोतुंगवर्मन, ठीक है, उनको हराया, और हरा करके निकोबार द्वीप समूह जो है और जो मलय प्राय द्वीप है, इसके बीच कडारम में देखोगे 12 द्वीपों पर इसने अधिकार किया था। क्योंकि जो कडारम के श्री विजय नरेश हुआ करते थे उनका नाम था संग्राम कुलोतुंगवर्मन। क्या नाम हुआ करता था? संग्राम कुलोतुंगवर्मन।
उनको हरा करके निकोबार द्वीप पर और मलय प्राय द्वीप पर, इसके बीच में इसने कड़ारम को लगा करके लगभग 12 कितने 12 द्वीपों पर अधिकार किया। 12 द्वीपों पर इसने अधिकार किया, है ना। काफी इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी 12 द्वीपों पर अधिकार करना, है ना। अब जब राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो गई, जब इसकी मृत्यु हो गई राजेंद्र प्रथम की, तो इसका पुत्र था, इसका सबसे बड़ा पुत्र राजा राज प्रथम जो है, इसका बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र, और उस बड़े पुत्र का नाम था राजाधिराज प्रथम। और जो राजाधिराज प्रथम था उसने शासन किया 1044 से लेकर के 1052 ईस्वी तक, उत्तराधिकारी बन गया। अब जब कल्याणी पर विजय पा ली, और विजय पाने के बाद में कल्याणी नगर जो था उसमें उसने अपना राज्याभिषेक करवाया, और राज्याभिषेक करवाने के बाद में इस राजाधिराज प्रथम ने जो है, ध्यान रखना, इसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण कर ली। किसकी? विजय राजेंद्र की। इसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। कब की? जब इसने कल्याणी पर विजय प्राप्त कर ली थी, वहीं इसने अपना राज्याभिषेक कराया। हालांकि एक चालुक्य शासक हुआ करता था सोमेश्वर, उसके साथ इसका कोप्पम का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में राजाधिराज मारा गया। ध्यान रखना, एक युद्ध हुआ, युद्ध का नाम क्या था? कोप्पम का युद्ध, कोप्पम का युद्ध। और ये कोप्पम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज, और एक मैंने बताया अभी आप लोगों को, एक चालुक्य शासक हुआ करता था सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर, इन दोनों के बीच हुआ, और इस युद्ध में राजाधिराज जो था वो मारा गया, ठीक है ना, ये मारा गया। और वीर राजेंद्र द्वितीय ने क्या किया, इसके बाद जब शासक बना वो, उसने तुंगभद्रा के तट पर एक विजय स्तंभ की स्थापना की, और उसने स्तंभ स्थापित करने के बाद में राजकेसरी की उपाधि धारण कर ली। इसके बाद जो शासक बना उसने राजकेसरी की उपाधि धारण कर ली। किसकी? राजकेसरी की। और ये राजकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? ये की थी वीर राजेंद्र द्वितीय ने। किसने? वीर राजेंद्र द्वितीय ने, ठीक है। क्यों की थी? क्योंकि इसने एक तुंगभद्रा के तट पर एक विजय स्तंभ इसने लगवाया था। और कुलोतुंग प्रथम की बात करें, इसके बाद एक शासक हुआ करता था कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग प्रथम। और कुलोतुंग प्रथम ने शासन किया 1070 से लेकर के 1122 ईस्वी तक, है ना। इस कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल के समय देखोगे जो चोल चालुक्य वंश था उसकी शुरुआत हुई। इसी के शासन के समय से किसकी स्थापना हुई? चोल चालुक्य वंश की इसी के समय शुरुआत हुई, है ना। जो कुलोतुंग के समय देखोगे श्रीलंका का राजा हुआ करता था विजयबाहु, और विजयबाहु ने जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। हालांकि यहाँ इसके बाद विक्रम चोल की हम बात करें, जो विक्रम चोल था उसने शासन किया 1070 से लेकर के, और 1022 से लेकर के, और इसने किया 1135 तक, ठीक है। 1122 से लेकर के 1135 ईस्वी तक इसने शासन किया विक्रम चोल ने। और विक्रम चोल था वो धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही असहिष्णु था, बहुत ही प्रिय था उसको धार्मिक धर्म जो था, है ना। और इसने गोविंद राज मंदिर की जो प्राचीन वैष्णव मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया था क्योंकि वो धार्मिक नहीं मानता था, बिल्कुल भी धर्म को नहीं मानता था। हालांकि देखोगे जब अकाल और बाढ़ जब आ गई थी उस समय उसके शासनकाल में, तो प्रजा से जबरन उसने कर को वसूला था, राजस्व को वसूला था। और वसूलने के बाद में उसने क्या किया, एक मंदिर हुआ करता था चिदम्बरम का, जो चिदम्बरम का मंदिर था उसको दोबारा से बनवाया। और उसने मंदिर बनवाने के बाद में उसने उपाधि धारण कर ली काय की? त्याग समुद्र की। क्या है कि? त्याग समुद्र की। इसने त्याग समुद्र की उपाधि धारण कर ली। और जो कुलोतुंग द्वितीय था, प्रथम की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। जो कुलोतुंग द्वितीय था, कुलोतुंग द्वितीय, और कुलोतुंग द्वितीय की बात करें तो इसने शासन किया कुलोतुंग द्वितीय ने 1135 से लेकर के 1150 तक, 1135 से लेकर के 1150 ईस्वी तक। और चोल वंश का ये अंतिम महान शासक था। लेकिन इस वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। हालांकि इसको बताते हैं
कि चोल वंश का अंतिम महान शासक था, लेकिन इस वंश का, चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो हमारा राजेंद्र तृतीय था, राजेंद्र तृतीय। और उसने 1250 से लेकर के 79 तक शासन किया। तो कुलोत्तुंग तृतीय ने क्या किया, जो कुंभकोणम है उसके पास में त्रिभुवन में एक कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया कुलोत्तुंग तृतीय ने। कहां पर? कुंभकोणम के पास में। ठीक है, अब यहां बात करें थोड़ी सी हम चोल प्रशासन के बारे में। चोल प्रशासन के बारे में बात करें। जो चोल प्रशासन था, देखो एक तो ये था जो समाज था उस समय का, उसमें जो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे उनका एक अलग वर्ग हुआ करता था, उनका समूह अलग हुआ करता था, वर्ग अलग हुआ करता था, जो कि 2 श्रेणियों में बटा हुआ था। जो ऊपरी श्रेणी थी उसको पेरुंदनम कहते थे और जो नीचे की श्रेणी थी उसको श्रुदनम कहते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, सरकारी अधिकारी, इनका जो वर्ग था वो 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 2 भागों में, एक तो उच्च और एक निम्न। जो उच्च था, जो उच्च वर्ग था, उस उच्च वर्ग को ध्यान रखना क्या कहते थे? पेरुंदनम कहते थे। क्या कहते थे? पेरुंदनम। ठीक है, और जो निम्न था, निम्न वर्ग, उस निम्न वर्ग को क्या कहते थे? उसको कहते थे श्रुदनम, श्रुदनम। ठीक है, श्रुदनम कहते थे। ठीक है, और राजा के व्यक्तिगत जो अंगरक्षक हुआ करते थे, सहायता करने वाले, उनको वैडककार कहते थे। ध्यान रखिएगा, राजा के अंगरक्षक, राजा के अंगरक्षक, और जो अंगरक्षक हुआ करते थे उनको मैंने बताया क्या कहते थे? वैडककार कहते थे, उनको वैडककार कहते थे। ठीक है, और राजा के जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, यानी कि राजा के जो मंत्री हुआ करते थे, मंत्री, उनको क्या कहते थे? उनको उड़नकूटम कहते थे। मंत्रियों को उड़नकूटम, उड़नकूटम कहते थे। तो जो प्रशासन था, जो प्रशासन था, अगर प्रशासन में देखोगे उसकी सुविधा के लिए काफ़ी, हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा था चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था। और जो प्रांत थे चोल साम्राज्य में, जो प्रांत थे उनको मंडलम कहते थे, उनको मंडलम कहते थे। मंडल या तो वलनाडु कहते थे या फिर उनको जिला कहते थे, है ना। और जो वलनाडु थे उनमें नाडु हुआ करते थे, नाडु में कुर्रम हुआ करते थे। तो इस तरीके से बटे हुए थे इसके प्रशासन की जो 6 भाग थे, 6 प्रांत जो थे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एक अवरोही क्रम में देखें तो चोल साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी, प्रशासनिक इकाइयाँ, वो प्रशासनिक इकाइयाँ पहले क्या थी? पहले राज्य था, है ना। राज्य के बाद में क्या था? मंडल, है ना। मंडल के बाद में क्या आता था? वलनाडु, वलनाडु, और वलनाडु के बाद में क्या आता था? नाडु। ठीक है, नाडु के बाद में कुर्रम, और कुर्रम को हम कोट्टम भी कहते हैं, कोट्टम। ठीक है, इस तरीके से इसके साम्राज्य का विभाजन था। ठीक है, बड़े बड़े शहर थे, गांव थे, वो स्वयं एक अलग कुर्रम बन जाते थे, है ना। और जो अलग बन जाते थे कुर्रम, उनको तनियूर या तंकुरम कहते थे, तनियूर या तंकुरम कहते थे। ठीक है, जो राज्य की आय हुआ करती थी, राज्य की आय, उसका प्रमुख साधन था भूमि कर, और जिसे जो गांव की सभाएं हुआ करती थी वो वसूल करती थी। कृषि उत्पादन था उसका 1/3, कृषि उत्पादन का 1/3, ध्यान रखिएगा, कृषि उत्पादन का 1/3, 1/3 हिस्सा जो है भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के, इस चोल साम्राज्य में उनको काशू कहते थे। सोने के सिक्कों को, जो सोने के सिक्के थे, इन सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? काशू कहते थे, काशू। ठीक है, इनको काशू के नाम से जानते थे। ठीक है, और चोल सेना के भी 3 अंग हुआ करते थे, 3 भागों में बटी हुई थी। जो चोल सेना थी वो भी 3 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, नंबर 1 की बात करें तो वो था पदाती, पदाती। नंबर 2 की बात करें वो थी गजारोही, गजारोही। और तीसरी की बात करें वो थी अश्वारोही। ठीक है, पैदल चलने वाले,
हाथी पर चलने वाले और घोड़ों पर चलने वाले। ठीक है, चोल शासक था परांतक, और परांतक के समय में देखोगे 12वां और 14वां जो वर्ष था उसके शासन का, उसमें प्रसिद्ध कह सकते हैं कि उत्तरेमेरुरु अभिलेख, वहाँ से चोल काल की जो स्थानीय स्वशासन था और जो ग्राम प्रशासन था उसकी व्यवस्था का चित्र उपलब्ध होता है उसमें देखोगे। किसमें? उत्तर मेरुरु में जो अभिलेख है। ठीक है, इसमें एक अभिलेख हुआ करता था, उत्तर मेरुर अभिलेख, और जो उत्तर मेरुर अभिलेख है ये किसका था? परांतक, परांतक। ठीक है, और इस उत्तर मेरुर अभिलेख में देखोगे जो हमारी क्या बोलते हैं स्थानीय स्वशासन जो था, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, और दूसरा कौन सा था हमारा? प्रांतीय, या हम ग्राम प्रशासन कह सकते हैं, ग्राम प्रशासन। इन दोनों का सचित्र वर्णन किया गया है, चित्र सहित वर्णन किया गया है उसमें है। चोल साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, जो स्थानीय प्रशासन हुआ करता था उसकी व्यवस्था के लिए सीमित प्रणाली को लागू किया हुआ था, और जो प्रणाली थी, जो व्यवस्था थी, उसको वारियम कहते थे। क्या कहते थे उसको? वारियम कहते थे, वारियम। ठीक है, और हालांकि जो चोल अभिलेख मिले हैं उन पर मोटे तौर पर देखोगे तो 3 प्रकार की ग्राम सेवाएं जो है उनका उल्लेख मिलता है। एक तो और सभा और महासभा। ठीक है, और सभा, सभा को ही महासभा कहते थे, और नगरम, ये 3 प्राप्त हुए हैं वहां से उल्लेख ग्राम सेवाओं के। और की बात करें, और जो था एक तरीके से हम कह सकते हैं, जनरली हम कह सकते हैं सामान्य प्रकार की, वो सबसे साधारण लोग जो हुआ करते थे उनकी ग्राम सभा थी। इसमें ग्राम, पुर, नगर दोनों सम्मिलित हुआ करते थे। उर का शाब्दिक अर्थ होता है पुर, ध्यान रखिएगा, उर का मतलब होता है पुर। ठीक है, अगर मैं बात करूं सभा की या महासभा की, सभा या महासभा की, तो इस महासभा में क्या था, जो गांव के जो वरिष्ठ ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, और जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? अग्रहार। ठीक है, अग्रहार कहते थे। उनकी सभा थी, यानी कि मूल रूप से जो अग्रहार थे, जो ब्राह्मण थे, उन्हीं की जो बस्तियां थी, उन्हीं को ये संस्था माना गया था, सभा माना गया था, महासभा माना गया था। अगर मैं नगरम की बात करूं, यहाँ तीसरा पार्ट था नगरम, जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, है ना, इन व्यापारियों की सबसे महत्वपूर्ण यहाँ प्रशासकीय सभा हुआ करती थी नगरम में, है ना, ध्यान रखिएगा। यानी कि ग्राम सभा देखोगे तो भूमि कर का संग्रह करती थी, और जो राशि संग्रह हो जाया करती थी उसको राजकोष में जमा करते थे। प्रत्येक गांव में देखोगे एक मध्यस्थ नाम का कुछ वेतन भोगी कर्मचारी हुआ करता था, जो कि ग्राम सभा के कार्यों में सहायता देता था। हालांकि चोल काल के समाज में देखोगे तो समाज जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण और अब्राह्मण। ब्राह्मण, दूसरा अब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण और अब्राह्मण। तो देखोगे चोल काल में जो दक्षिण वर्गीय था उसको वलंगई कहते थे, और जो वाम वर्गीय था उसको इंडगई कहते थे। 2 समूह हुआ करते थे दक्षिण वर्ग में। समाज में हालांकि जो वर्ग थे उनको अछूत यानी कि परैया कहते थे। वेललाल में जो है शूद्र कृषक हुआ करते थे। चोल काल के समय में देख लो, चोल साम्राज्य में देख लो, जो रथराज नाम का जो एक नया वर्ग था उसका उदय हुआ इस समय में। रथराज नाम का एक नया वर्ग था, उसका उदय हुआ है। स्त्रियों की स्थिति देख लो, उत्तर भारत की अपेक्षा अच्छी थी। यहाँ पे देवदासी प्रथा प्रचलित थी, दास प्रथा के भी यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। हालांकि क्योंकि इस काल में देखोगे जो पाषाण मूर्तियां थी उनमें जो धातु प्रयोग की गई है वो कांसा थी, कांसे की मूर्तियों का निर्माण हुआ, काफी सुंदर हुआ करती थी कांसे की मूर्तियां। और उसमें एक मूर्ति मिली है आपकी नटराज की। ठीक है, कांसे की मूर्तियों में साम्राज्य से नटराज यानी कि शिव की मूर्ति मिली है। चोलेश्वर मंदिर था, उसका निर्माण कराया किसने? विजयालय ने करवाया। जो व्यवसायी हुआ करते थे, जो शिल्पी हुआ करते थे, उनकी सभा हुआ करती थी, और उनकी सभा को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे, या पूग कहते थे। पूग, श्रेणी या पूग कहते थे। ठीक है, हालांकि यहाँ बात करें हम थोड़ी सी, जो मंदिर थे उनको जो भूमि दान में दी जाती थी उसको देवदान, देवाप्रहार और देवभोग, और जो मठों को दी जाती थी भूमि उसको पड्डपुर कहते थे। ध्यान रखना, जो मंदिरों को लिए, किसके लिए? मंदिरों के लिए दान दी जाती थी जो भूमि। ठीक है, मंदिरों की जो भूमि थी दान वाली, उस भूमि को कहते थे देवाप्रहार, देवाप्रहार। ठीक है, देवदान, देवदान और देवभोग। ठीक है,
और हालांकि हम मठों की बात करें, जो मठों को दी जाती थी, जो मठों को भूमि दी जाती थी उसको पड़प्पुर कहते थे, पड़प्पुर। ठीक है। और ब्राह्मण जो थे उनको जो भूमि दी जाती थी, ब्राह्मणों को दान में, ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव कहते थे, उसको ब्रह्मदेव कहते थे। हालांकि व्यापार श्रेणियों में देख लो काफी नियंत्रण हुआ करता था, नियंत्रित होता था उसमें, और उससे मणिग्रामम या वल्जिनियर महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जो कि विदेशों से व्यापार किया करते थे, जो विदेशों से व्यापार किया करते थे, विदेशों से व्यापार, इनको क्या कहते थे, इनको मणिग्रामम कहते थे, मणिग्रामम। और दूसरा वलंजियर, वलंजियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हालांकि जो व्यापारिक श्रेणी थी उनमें सबसे पहला मणिग्रामम था, जो कि 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच तक देखोगे जो समुद्र तट थे हमारे, उनमें आंतरिक व्यापार में बिजी रहते थे, वहाँ संलग्न रहते थे। हालांकि देखोगे चोल युग में, देखोगे चोल साम्राज्य में देखोगे पत्तन जो थे उनमें कावेरी पत्तनम, महाबलीपुरम, शालियूर कोरकई ये प्रमुख हुआ करते थे। हालांकि यहाँ हमारे चोल, पांड्य और पल्लवों की बात करें, इनकी शैली की मुख्य विशेषता हुआ करती थी। अगर हम चोल द्रविड़ शैली की बात करें, यहाँ की चोल द्रविड़ शैली की बात करें, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, वहाँ का जो विमान था वो इसी शैली में बना हुआ था, इसकी विशेषता थी। अगर हम पांड्य की बात करें, पांड्य द्रविड़ शैली की, उसकी विशेषता क्या थी, गोपुरम। ठीक है। और अगर हम पल्लव द्रविड़ शैली की बात करें, पल्लव द्रविड़ शैली की जो मुख्य विशेषता थी वो थी मंडपम, मंडपम। ठीक है। और हालांकि चोल काल में देखोगे जो वस्तुएं आयात हुआ करती थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या थे, घोड़े थे, घोड़े का आयात हुआ करता था, है ना। अगर यहाँ थोड़ी सी बात करें, एक जो हमारा, मैंने शासक के बारे में बात की थी आप लोगों से, कुत्तोतुंग, कुलोतुंग तृतीय जो था, उसके शासनकाल में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे कंबन, कंबन। और जो कंबन थे इन्होंने तमिल रामायण की रचना की, इन्होंने तमिल रामायण की, इन्होंने तमिल रामायण की रचना की। ठीक है। और ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है। पंप, पूर्ण रत्न, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। ध्यान रखिएगा इन तीनों नामों को, यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया एक बार। पंप, पूर्ण और रत्न, ये तीनों क्या माने जाते थे, त्रिरत्न कन्नड़ साहित्य के, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। और ये कौन समय के थे, 10वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के। 11वीं शताब्दी में देखोगे कंबन, ओट्टकुट्टन, पोगले निद, ये 3 विद्वान हुआ करते थे, रचनाकार। इन्होंने तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में स्मरण किया जाता है इनको भी जो है। ठीक है। अब थोड़ी सी हम यहाँ बात कर लेते हैं अपने जो हमारे कश्मीर के राजवंश थे, जो कश्मीर के राजवंश थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। कश्मीर के राजवंश, देखो कश्मीर में देखोगे तो हिंदू राज्य का इतिहास, हमारे जो हिंदू राज्य का इतिहास था वो कल्हड़ की राज तरंगिणी है ना, उससे पता चलता है। कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है, राज तरंगिणी, ठीक है ना, उससे पता चलता है। राज तरंगिणी की रचना जो थी वो कल्हड़ ने की थी और जय सिंह के शासनकाल में की थी। इस राज तरंगिणी की रचना जो हुई थी वो किसके शासनकाल में, जय सिंह के में। और जय सिंह ने शासन किया था आपका 1127 से लेकर के और 1159 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कल्हड़ ने रचना की थी जय सिंह के शासनकाल में। ठीक है। हालांकि यहाँ सबसे पहले बात करें कारकोट वंश की, जो कारकोट वंश था, ठीक है, या कारकोट वंश की बात करें तो 7वीं शताब्दी में देखोगे दुर्लभ वर्धन जो था, एक व्यक्ति था। चलो उतना बात को नहीं घुमाते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। जो दुर्लभ वर्धन था उसने क्या किया, कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना की। ठीक है। बाकी का प्री मेंस का जब चलेगा उसमें हम डिटेल में चलेंगे, यहाँ शॉर्टली चलते हैं, PNCRT है तो। ठीक है। जो दुर्लभ वर्धन था इसने इस वंश की स्थापना की, दुर्लभ
वर्धन ने इस वंश की स्थापना की। और कश्मीर के शासकों में देखोगे ललितादित्य मुक्तापीड जो था वो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। कौन सा? ललितादित्य मुक्तापीड। और ललितादित्य मुक्तापीड ने शासन किया था आप लोगों का 724 से लेकर के 760 ईस्वी तक। ये सबसे महान शक्तिशाली शासक हुआ कश्मीर का। और 733 ईस्वी में इसने चीनी शासक के दरबार में, इसने एक चीनी शासक हुआ करता था, उसके दरबार में एक दूत मंडल भेजा था। हालांकि सूर्य का जो प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर है इसी के द्वारा बनवाया गया था। जो मार्तंड मंदिर है, मार्तंड मंदिर इसी ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। और ललितादित्य ने क्या किया? कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया। इसने एक नगर बसाया, उस नगर का नाम क्या था? परिहासपुर। परिहासपुर नाम का इसने नगर भी बसाया। यहां बात करें उत्पल वंश की। उत्पल वंश की स्थापना जो थी वो अवंती वर्मन ने की थी। किसने? अवंती वर्मन ने इसकी स्थापना की। और इसने काफ़ी अनेक, हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नगरों की स्थापना की, जिसमें कि अवंतीपुर नगर प्रसिद्ध है। क्षेमेंद्रगुप्त जो था वो 950 ईस्वी में, क्षेमेंद्रगुप्त था ये 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, शासन संभाला। और क्षेमेंद्रगुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता एक व्यवहारिक रूप से रानी दिद्दा के हाथों में 50 वर्षों तक रही। दिद्दा की गणना करोगे ना तो कश्मीर और भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध महिला शासक हुई है दिद्दा जो थी, दिद्दा, ध्यान रखिएगा। बात करें लोहार वंश की, और ये भी ध्यान रखना जो दिद्दा थी इसने 50 वर्षों तक शासन किया, 50 वर्षों तक। लोहार वंश का जो संस्थापक था वो संग्राम राज था। कौन था? संग्राम राज ने इसकी स्थापना की, ठीक है। और शासन किया उसने 1003 से लेकर के 1028 तक। कलहड़ जो था वो हर्ष का आश्रित कवि हुआ करता था, और हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहते हैं। जो कलहड़ था उसको कश्मीर का नीरो भी कहते हैं, कलहड़ को, ठीक है। यहां बात करें थोड़ी सी जयसिंह के बारे में। जो जयसिंह था, ध्यान रखिएगा, 1128 से लेकर के और 1155 ईस्वी में देखोगे, 1128 और 55 ईस्वी में ध्यान रखना युद्ध हुआ, ठीक है। हालांकि जयसिंह की देखो बात करें, जयसिंह जो था 1128 और 1155 में देखोगे युद्ध जो था इस वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। और कलहड़ की राजतरंगिणी का विवरण देखोगे जयसिंह के शासनकाल में ही समाप्त हो गया था। हालांकि जब 11वीं शताब्दी आई, क्षेमेंद्र जो था उसने बृहद कथा मंजरी और सोमदेव ने कथा सरिता सागर की रचना की। जब 11वीं शताब्दी का समय आया तो जो हमारा क्षेमेंद्र, ठीक है, उसने किसकी रचना की? बृहद कथा मंजरी की। इन रचनाओं को याद रखा करिए, यहाँ से रचनाओं से बहुत प्रश्न बनते हैं आपके संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में। हालांकि पीसीएस स्तर पर भी बनते हैं, लेकिन यूपीएससी में बहुत प्रश्न बनता है यहाँ से रचनाओं से। और जो सोमदेव था, सोमदेव किसकी रचना की? उसने सरिता सागर की बात की, सरित सागर की रचना की उसने, ठीक है, सरित सागर की। और इसी शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में जब अंत आया तो कलहड़ जो था उसने राजतरंगिणी की रचना की, और उसका प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य जो था उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है राजतरंगिणी का। तो यहाँ बात करें थोड़ी सी गहड़वाल वंश के बारे में। जो गहड़वाल वंश था, ध्यान रखना, लगभग 1080 से और 1085 ईस्वी तक। इसके बीच में देखो कि चंद्रदेव ने जो है गहड़वाल राजवंश की नींव डाली कन्नौज में। इसी समय में ध्यान रखना जो चंद्रदेव था, चंद्रदेव ने कन्नौज में इस वंश की नींव डाली, वहीं स्थापना की। और गोविंद चंद्र जो था, गोविंद चंद्र, उसने 1114 से लेकर के और 1155 ईस्वी तक शासन किया, है ना। और वो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ इस गहड़वाल वंश का, क्योंकि उसके लेखों में देखोगे काफ़ी बहुत तरीके से विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है उसको, विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है।
और गोविंद चंद्र का शांति और युद्ध मंत्री जो था वो लक्ष्मीधर हुआ करता था। हालांकि शास्त्रों का प्रकाल पंडित भी था वो। उसने कृत्य कल्पतरु की एक ग्रंथ थी उसकी रचना की है। क्या नाम था? कृत्य कल्पतरु, उसकी रचना की है इसने, है ना। हालांकि जयचंद्र की बात करें, जयचंद्र जो था, और जयचंद्र ने ध्यान रखना 1170 से लेकर के 1194 ईस्वी तक शासन किया और सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक हुआ जयचंद्र। हालांकि 1194 में देखोगे तो चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध, और मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी के द्वारा ये हराया गया जय सिंह जो था और मार दिया गया। जयचंद्र ने संस्कृत के एक प्रख्यात कवि हुआ करते थे श्री हर्ष, उनसे संरक्षण दिया और जिसने कि नैषध चरित और खंडन खाद्य की रचना की थी। नैषध चरित, नैषध चरित और दूसरा क्या था? खंडन खाद्य। इन दोनों की रचना की है, ठीक है। किसने? श्री हर्ष ने। अगर यहाँ थोड़ी सी बात कर रहे हैं दिल्ली के चौहान वंश के बारे में, ये अपना लास्ट टॉपिक है, दिल्ली के चौहान वंश की बात करेंगे। दिल्ली का चौहान वंश, ठीक है ना। दिल्ली का चौहान वंश, चौहान वंश की काफ़ी शाखाएं थी। इनमें एक 7वीं शताब्दी में जो वासुदेव था उसने शाकंभरी अजमेर के पास में देखोगे वहाँ स्थापित की थी। यहाँ एक अजय राज हुआ करता था, अजय राज शासक 12वीं शताब्दी में, ठीक है। उसने क्या किया? अजमेर नगर की स्थापना की, अजमेर की स्थापना की। और अर्णोराज का पुत्र हुआ करता था विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव, उसने 1153 से लेकर के और मे बी 1163 तक जो है वो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बनकर उसने शासन किया। विशल देव जो था उसने हरकिल नाम का एक संस्कृत नाटक था उसकी रचना की। जो विशल देव था उस विशल देव ने एक संस्कृत नाटक की रचना की और उस नाटक का नाम था हरकेल। हरकेल ये संस्कृत नाटक हुआ करता था, ठीक है। संस्कृत नाटक, इसकी रचना की। हालांकि इस नाटक में देखो कि कुछ अंश जब बताए जाते हैं, एक 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद की दीवारें थी उन पर उत्कीर्ण किए गए थे, बताया जाता है इसमें हरकेल में, ठीक है ना। इसके दरबार में सोमदेव निवास किया करता था और जो सोमदेव था, सोमदेव, और उस सोमदेव ने काय की रचना की? विग्रहराज की। विग्रहराज नाम का एक ग्रंथ हुआ करता था, उस ग्रंथ की रचना की किसने? सोमदेव ने। और 1178 ईस्वी का जब समय आया, इसमें क्या हुआ? जो सोमेश्वर का पुत्र था, जो शामेश्वर का पुत्र था पृथ्वीराज तृतीय, वो शासक बन गया, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय, और जो पृथ्वीराज तृतीय था इसको कथाओं में राय पिथौरा कहते हैं, इसको राय पिथौरा कहते हैं, राय पिथौरा। पृथ्वीराज जो था उसने बुंदेलखंड के चंदेल शासक हुआ करते थे परमदर्दी देव, उनको 1182 में एक रात्रि का जब समय था, अभियान था, उसमें उनको हरा दिया। और उसमें परमर्दी देव जो थे उनके आला उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायक हुआ करते थे, उन्होंने भयंकर युद्ध किया। और 1191 का जब समय था, 1191 का समय था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध। ध्यान रखना किस किस के बीच में बताया मैंने? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, है ना। उसके अगले ही वर्ष 1192 में फिर हुआ आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, और जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज हार गया और उसे बंदी बना लिया गया और कुछ समय के बाद उसकी हत्या हो गई। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि हुआ करते थे चंद्रवर्दई, चंद्रवर्दई उसके कवि हुआ करते थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, पृथ्वीराज रासो लिखी है ना। जयानक हुआ करते थे, जो जयानक थे उन्होंने पृथ्वीराज विजय नाम का एक संस्कृत का काव्य है उसकी रचना की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो दिल्ली का चौहान वंश था वो समाप्त हुआ। इसके बाद हम आगे पदार्पण करेंगे इस्लाम के धर्म में। इस्लाम का उदय हुआ, अरबों की जो सिंध विजय थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अध्याय आज यहीं पर समाप्त होता है। ये इसका तीसरा पार्ट था और बिल्कुल यहाँ पे फिनिश होता है आज, ठीक।